अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। मुल्की सियासी मंजरनामे में आने वाले दिनों में तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है और ऐसा महसूस होता है कि आने वाले वक्त में बड़े अहम फैसले जो है वो होने जा रहे हैं। ये फैसले ना सिर्फ हुकूमती सेटअप को तब्दील कर देंगे बल्कि अपोजिशन की सियासी हिकमत अमली में भी बड़ी तब्दीलियां लेकर आ सकते हैं। हो सकता है कि आज के इत्तेहादी मुखालफीन और आज के मुखालफीन इत्तेहादियों में तब्दील हो जाएं। 28वीं तरमीम का मामला एक ऐसा मामला है जो कि इत्तेहादी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम में जो तब्दीलियां आने वाली हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए शायद किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होंगी, जबकि मुस्लिम लीग नून के लिए मामला मरता क्या ना करता के मिसदाक है, क्योंकि मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून 28वीं आईनी तरमीम में रखना डालना अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि जो जमात इस तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है उसको ढके छिपे अल्फाज और इशारों के नामों में पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि अगर 28वीं तरमीम की मंजूरी में खलल डालने की कोशिश की तो पीपल्स पार्टी को निजाम से माइनस कर दिया जाएगा। ना सिर्फ जमात को माइनस कर दिया जाएगा बल्कि पार्टी के आईनी ओहदों पर बैठे अफराद को जिस किस्म की सहूलियात 27वीं आईनी तरमीम में दी गई हैं उन्हें भी वापस लिया जाएगा और पार्टी भी इंतशार का शिकार हो जाएगी। दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाब को लेकर PTI के सियासी तर्ज अमल में भी तब्दीली की बातें हो रही हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में PTI एहतजाजी सियासत को तर्क कर कर मुज़ाकरात की राह अपना ले। यही वजह है कि आज 26 नवंबर जैसे अहम दिन के मौके पर हमें PTI की जानिब से कोई बड़ा एहतजाज नजर नहीं आया, बल्कि PTI की आदत की जानिब से हयाताबाद कॉम्प्लेक्स में एक दुआइया तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसी तरह गुज़िश्ता 22 दिनों से अडियाला जेल के दरवाजे पार्टी की आदत और इमरान खान की फैमिली के लिए बंद हैं और सर तोड़ कोशिशों के बावजूद इमरान खान से मुलाकात की कोई राह निकालने में पार्टी की आदत कामयाब नहीं हो सकी है। 3 हफ्ते गुजरने के बाद एक बार फिर PTI की आदत ने हुकूमत को मजीद 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखना यह है कि PTI का ये अल्टीमेटम उनके हक में काम करता है या नहीं। जी, इन्हीं सभी इश्यूज पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईम हैदर पंजोता साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज की मेंबर है नेशनल असेंबली की शुमाइला राना साहिबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका भी शुमाइला, आपके वक्त के लिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं कंवर साहब अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ सर, बड़ा एक दावा आपकी तरफ से सामने आया और जितना हम आपको जानते हैं इस तरह के दावे आप करते नहीं, और अगर आपने किया है तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी सॉलिड कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है वो सर आपके पास है सारे मामले को लेकर। सर इस वक्त जो सिचुएशन है, एक तो ये कि आपका ये कहना कि पीपल्स पार्टी के बारे में कोई मामला जो है वो तय पा लिए गए हैं कि अगर कोऑपरेशन नहीं होती तो फिर उनके साथ कैसे डील किया जाएगा, इसको लेकर अब कल से बड़ी कयास आराई हो रही है कि क्या आपके जराए हैं जो इतनी बड़ी बात जो है उसकी तस्दीक कर रहे हैं। दूसरा सर, क्योंकि ये तरामीम के हवाले से बात है, 27वीं तरमीम के वक्त जो है बड़ा एक वो टाइम फ्रेम सामने आ रहा था कि ये टाइम फ्रेम है, इसके अंदर हो जानी चाहिए और हमने देखा कि फिर हुई। तो आपके ख्याल में 28वीं तरमीम के लिए भी ऐसा ही कोई फ्रेमवर्क है कि पीपल्स पार्टी अगर इतने टाइम के अंदर रोप इन नहीं हुई तो भी पीपल्स पार्टी जो जैसे आपने कहा कि सिस्टम से आउट हो सकती है? देखिए जी, आपने अपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में पूरी जो बैकग्राउंड का है वो आपने पस मंजर बता दिया है जी। अब सूरत हाल ये है कि जो 28वीं अमेंडमेंट आ रही है ये पाकिस्तान की आइंदा की सियासी हिकमत अमली का इसमें बड़ा अहम किरदार होगा। उसमें मुमकिन नजर आ रहा है कि मुमकिन है कि 28वीं अमेंडमेंट जो है वो ना हो सके और इनको जो रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग हुकूमत जो कर रही है, उनका शिराजा बिखर जाए, क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टी का जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। इसमें 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के लिए कि अगर वो 2/3 मेजॉरिटी की हमायत कर देते हैं तो फिर वो नए सूबे बनने की इसके अंदर एक शिक शामिल की जा रही है। उसमें कहा जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 239 में तरमीम करके जो सूबाई हुकूमतों के पास जो मैंडेट है सूबे बनाने के बारे में वो फेडरल गवर्नमेंट को तकवीज़ कर दिया जाए, उनके इश्क में शामिल कर दिया जाए, जैसे इंडिया में है। इंडिया में जितने भी बन रहे हैं सूबे, उसमें सूबाई हुकूमतों का या सूबाई असम्बलियों का कोई किरदार नहीं, वो उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसकी सवाबदीद पर है। तो यहाँ भी उसी तर्ज पर आइन की आर्टिकल 239 में तरमीम करके सूबे बनाने के बारे में उनको इख्तियार दे दी जाएंगे कि जहाँ वो मुनासिब समझे अपने इंतजामी सूबे बना सकते हैं। ये पीपल पार्टी के लिए बड़ा जिंदगी और मौत का सवाल है। तो उन्होंने सिंध पर एक बड़ा उनका उन्होंने बनाई है अपने अथॉराइज कि हम सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे, सिंध हमारी माई बाप है, माँ की धरती है। हालांकि ये पॉइंट उनका गलत है। 1935 तक सिंध जो था वो बम्बई का हिस्सा था और कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से वो जो है सिंध को बम्बई से अलग किया गया था।
उनका सबसे बड़ा अहम किरदार जो था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, वो था सिंध को बम्बई से अलग करना। वो उसमें वो कामयाब हो गए और 1935 के एक्ट के तहत सिंध सूबा अलग बन गया। जी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर बिल्कुल यही मौक़िफ़ लेती है जो अभी आप कह रहे हैं। धरती माँ कहाँ से आ गई? हाँ, अच्छा देखिए थोड़ा सा सर, क्योंकि अभी आपने इतनी जो खबर दी है और इस तरमीम के हवाले से दी है, एक कयास राय ये भी हो रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अगर ना भी सपोर्ट करे तो कोई ऐसा मंजरनामा बन सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28वीं तरमीम के लिए सपोर्ट कर दे, क्योंकि डेवोल्यूशन, लोकल बॉडीज, मजीद सूबे बनना, इनमें कोई ऐसा मामला नहीं है जिससे पीटीआई को प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने तो अपना एक थोड़ा मुख्तसर सा अंदाजा बता दिया कि ये इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। 18वीं अमेंडमेंट में जितना भी जहरीला मवाद है जो फेडरेशन के खिलाफ है, वो सब उसकी शिकें निकाली जा रही हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो मैंने बता दिया ना, सूबे बनाने का। और दूसरी शिक तब्दीली हो रही है, तरमीम आ रही है, जिसके तहत आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात के तमाम जो इख्तियार जो हैं वो वफाक को सुपुर्द किए जा रहे हैं। अच्छा सर, एक दावा आपने और भी किया, आपने कहा कि गवर्नर पंजाब की तब्दीली का मुतालबा आएगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से। इसका क्या बैकग्राउंड है और ये क्या कोई जल्दी हम एक्सपेक्ट करें इसको? ये सवाल आप मुझसे कर रही हैं? जी जी हाँ, मैंने अर्ज किया, मैं स्टेप बाय स्टेप भी चल रहा हूँ क्या क्या उसमें तरमीम आई है। एक तरमीम तो ये आ रही है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से आइन की आर्टिकल 140A, और दूसरा सबसे बड़ी नेशनल फाइनेंस का जो मामला चल रहा है NFC का, वो ये है कि इस वक्त सूबों के पास तमाम मालियाती इख्तियारात हैं और वफाक के पास सिर्फ 32% है, जिसमें वफाक ने लोगों को पेंशन भी देनी है, तनख्वाहें भी देनी है, आर्मी का बजट पूरा करना है, तो वो तो बिल्कुल मुफलिस हो गया ना वफाक। तो इसलिए वो भी तमाम जो है उसके तहत वो वफाक को दी जा रही है, जिसमें कि सूबों का जो मालियाती कमीशन है वो कम किया जा रहा है। ये जिसकी बना पर हमारी बाकी भी ठीक है, मुस्लिम लीग नवाज का ग्रुप तो खामोशी से इख्तियार कर लेनी है, MQ भी खामोशी इख्तियार कर लेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौका बड़ा सख्त है। वो इसमें कोई बार्गेनिंग करना नहीं चाहते, लेकिन बहुत ही बड़ी 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के लिए। चले, मैं आपकी जानिब से दोबारा आती हूँ, जरा इजाजत देंगे, क्योंकि अभी जो आपने बात की, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, हो सकता है नून लीग को खुद ना हो, पंजाब की डिवीजन शायद ये भी पसंद ना करे। शुमाइला साहिबा वो कह रहे हैं कि पूरा शिराजा हुकूमत का बिखर सकता है, क्योंकि 28वीं तरमीम के अंदर जो जो चीजें मुतवक्के हैं, पीपल्स पार्टी तो कम से कम उनके साथ बिल्कुल अग्री नहीं करेगी। और जिस दिन 27वीं तरमीम हुई थी, फ्लोर पर गुफ्तगू जो तकरीर की थी बिलावल भुट्टो साहब ने, उन्होंने ये कहा था कि NFC शेयर की रिवीजन और सूबों का जो मामला है उसकी डिवीजन किसी का बाप करके दिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यशवीन। बात यह है कि मैंने अभी जो तरमीम अभी पिछली हुई हैं 26वीं और 27वीं, इसको बड़ा डीपली ऑब्जर्व किया कि जिस वक्त तक मसवदा सामने नहीं आता उस वक्त बहुत सी कयास सराइयाँ होती हैं। जैसे 27th अमेंडमेंट में NFC के बारे में था कि जी वो शेयर कम कर देंगे, उसके ऊपर उस पर फिर एक रिफ्ट भी आपको पता है पीपल्स पार्टी एंड PMLN में थोड़ी सी नज़र आई, लेकिन जब 27th अमेंडमेंट हुई तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसमें ये है कि हमें अभी ये बातें कयास आराई है, तो पीपल्स पार्टी क्यों कयास आराई का हिस्सा बन रही है? सवाल तो ये है ना, वो तो बड़ा ह्यूमन क्राई है उनकी तरफ से। कोई चीज आपके सामने हतमी मसवदा सामने आएगा और उस पे फिर डिबेट होगी, उसको फिर आप उस पे अगर इनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे या नाराजगी होगी तो वो इजहार हो जाएगा। और देखें बात ये कि वो हमारे बैकग्राउंड है ना इस डिबेट का। 26वीं आईनी तरमीम में आप लोगों से बहुत कुछ मौलाना कहते हैं कि उन्होंने निकलवाया, जो आप लोगों ने 27वीं में डाल दिया। अब यही मामला पीपल्स पार्टी के साथ करने लगे कि 27वीं में हो सकता है ये सब कुछ उन्होंने निकलवाया हो, अब आप 28वीं में डालने लगे। जो भी इसके अंदर शिक शामिल होगी, जो मसवदा तैयार होगा, वो मुमकिन ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के बगैर हो जाए। बनाने की ज़रूरत क्यों कर रहे हैं? वो तो नहीं मानने वाले। नहीं, ये कभी भी नहीं। अगर उनको किसी चीज़ पे एतराज़ात हैं तो कमेटी बनेगी, जिस तरह से मामलात होते हैं फामो तफहीम के साथ बैठ के, और अगर जमहूरियत के लिए फ़ायदा मंद होगा तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को भी इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा। वो कहते हैं जी मुल्क और जमहूरियत के खिलाफ साजिश होगी अगर ये चीज़ें हो गई। ये पीपल्स पार्टी देखें, जब ये टॉप लीडरशिप बैठेगी और इसके ऊपर कानूनी माहिरीन बैठेंगे तो वो जब अपनी राय आरा से आगाह करेंगे तो चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। समझौता साहब करवा दें, आप लोग तरमीम करवा दें। डेवोल्यूशन तो बुरी चीज नहीं है। NFC का शेयर अगर रिव्यू होता है वो भी
सोचा जा सकता है। बड़ा विफाक जो है वो हमारा बजट ही डेफिसिट से शुरू होता है और बड़े मैसिव डेफिसिट से शुरू होता है, क्योंकि सब कुछ पहले ही सूबे ले जाते हैं। तो अगर इन चीज़ों को रिव्यू कर लिया जाए तो क्या खराबी, आप सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज जैस्मीन साहब, आपने मौका दिया जी। हमारा मौका बड़ा क्लियर है जी। हम ना इस हुकूमत को मानते हैं जो 17 सीटों से बनाई गई और फिर मखसूस नशस्तें भी छीन के दी गई। दूसरा हमारा मौक़िफ़, जो भी ये तरमीम लेकर आ रहे हैं, पहले भी इन्होंने 26वीं तरमीम की, 27वीं तरमीम की, हम उसे भी मुस्तरद करते हैं और नेक्स्ट भी अगर इनकी कोई स्ट्रेटजी है तो हमें उसे मुस्तरद करते हैं। तीसरी ये चीज़ है कि इनके अपने वज़ीर कानून हों या दीगर वज़रा हों तो वो एन मौके के ऊपर असम्बली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहते हैं जी कि हमें मुसवदा अभी मिला है, या उससे पहले कहते हैं जी अभी तक नहीं आया। आप ना अभी 27वीं में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। नहीं, 27वीं में भी ये पीपल्स पार्टी तो कहती रही कि हमारे साथ तो कोई मुशावरत नहीं की गई, हालांकि इनकी इत्तेहादी है, हुकूमत का हिस्सा है। तो किसने? पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं, एजाजुल हक साहब ने भी कहा है, उन्होंने कहा बस पास हो गया। एजाजुल हक साहब ने तो ये कहा कि हो सकता है अभी भी वोट देने वाले बहुत से इनके अपने ऐसे लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा। ऐसा नहीं कहा तो आप अपनी बारी पे बता दीजिएगा ना, मेहरबानी आपने साथ कह दिया। तो बात यह है कि जो हुकूमत ही सारी इस बात पे हो कि हम पूछ के आपको बताते हैं। आपके सामने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी वाला मामला कॉल भी की गई। आप लोग प्राइम मिनिस्टर ने ये तो नहीं कहा कि पूछ के आप लोग क्या इंप्लाई करना चाहते हैं। उन्होंने कहा इंटीरियर मिनिस्ट्री से, इधर से मैं बात करता हूं, तो आप क्या समझते हैं? डिपार्टमेंट से कोई भी बात करता है ना, मुझे अगर आप कहेंगे मेरी प्रोडक्शन टीम से कुछ पूछ के बताएं तो मैं पूछ के ही बताऊंगी ना। नहीं, आप तो नहीं कहेंगे। नहीं, मैं कहूंगी अपने प्रोड्यूसर से पूछ के बताती हूँ, इसमें क्या मसला है, इसमें क्या इतनी बुरी बात है, मुझे नहीं समझ। पूछ के ज़ाहिर बात है, पहले भी दिया है, क्योंकि ये मेरे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात आ रही है तो मुझे इतना हक होना चाहिए कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में बता सकूं कि उन्होंने किससे पूछना था। जब वजीर आज़म से सवाल आप करेंगे तो उन्होंने होम डिपार्टमेंट से पूछना था। होम डिपार्टमेंट से कौन पूछता है जी? होम डिपार्टमेंट सबको पता है। आप फिर नाम ले रहे हैं, फिर आप सरेआम नाम लेकर पूछना था उन्होंने, जिन्होंने आपको लाया। हुकूमत से नहीं पूछना। से वैसे क्या पूछ रहा था? असमा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है अडयाला जेल से। कौन सुन लीजिए? नहीं, मरियम नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ साहब का कोई रोल नहीं है इनकी मुलाकात करवाने। मैंने ब्रेक भी लेनी है, जरा पंजुता साहब की बात मुकम्मल हो जाए। जी सर, उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए काम करना है, उन्होंने कोई जेल के कैदियों के लिए सिर्फ काम नहीं करना। इसमें मैं आती हूं ब्रेक के बाद। तरक्की जो 5300 अरब रुपए की आपने की, जो IMF ने बताया, उस तरक्की की बात है। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जो बनाया है वो तरक्की की बात है। सरे महल बनाया वो तरक्की की बात है। मकसूद चपड़ासी का भी जवाब देना, मैं तरक्की की ऊपर भी आती हूं ब्रेक। तो तरक्की तो सिर्फ इन्होंने की है, आम आवाम ने क्या किया? आम आवाम आज सूरत आ रही है कि 50% से लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। आज आप देख लें कि जब से इनको बैठाया गया 35,000 अरब रुपया इस वक्त कर्जा जो है इनकी हुकूमत ने लिया है। तो इनसे सवाल आप पूछेंगे तो ये कहेंगे कि हासिल किया है तो हमने अभी क्लीन स्वीप किया है। आप ये भी देखें, बाइकॉट था इनका, क्लीन स्वीप। कोई बाइकॉट नहीं था। PTI ने कहा टेस्ट किया है, ये जुज़वी बाइकॉट था। दो हल्कों के अलावा बाइकॉट होता है या नहीं होता? अच्छा, मैं एक ब्रेक साहब से पंचोता साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगी क्योंकि उनका बहुत सारा वक्त जो है वो इधर उधर हो गया। मैं सर एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आके आपसे मजीद बात करूंगी इन इश्यूज के ऊपर। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम करते पंचोता साहब, बिफोर आई गो बैक टू कवर दिलशाद साहब, जो मैंने तरमीम का सवाल पूछा था कि अगर कोई अच्छी चीज हो रही हो तो उसमें साथ दें आप लोग। नहीं, आप ये कह देना कि एक बंदा पढ़ा ही नहीं है और उसको आप जज बना दें और कहें कि आप इस केस का फैसला कर दें, तो बूटी लगा के आया जज जो है या जो पढ़ा लिखा ही नहीं है तो उसके जरिए आप उस फैसले को कैसे लेजिटिमेट करा दें? उसकी क्वालिफिकेशन है ना, इनके पास इख्तियार ही नहीं है। अवाम ने दिए नहीं, अवाम ने। अब आप देख लें ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हमने बाइकआउट किया, 5 से 6% टर्न आउट आया। और आपके 2024 के इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन थे, उसके अंदर आप देखें टर्न आउट कितना था? 50% था। तो 50% आपका टर्न आउट उस वक्त था। आज आपका अगर 5% है तो 45% लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया। तो लोगों ने राय दे दी कि हमारे आप नुमाइंदे नहीं है। बाकी आपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल जिस तरह किया, जिस तरह आपने जाकर ऐलानात करवाए मस्जिदों के अंदर मौलवियों के जरिए, और फिर आपने इलेक्शन डे से एक दिन पहले जिस तरह ACs वगैरह को डायरेक्शन जारी की कि आप जाकर बाजारों में जाकर कहिए कि आप ताजर कोई भी बंदा दुकान नहीं खोलेगा और कल वोट डालने के लिए आएगा। ठीक है जी, हर जगह कोर्ट मोमन के अंदर हुआ है। अच्छा, वैसे ये तो फैसलाबाद के अंदर ऐलान हुआ है। नहीं, डीजी खान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने जो इल्जामात उमर दराज गोंदल, देखिए उमर दराज गोंदल एक इंडिपेंडेंट सहाफी है, उसका मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मुझे इलेक्शन कमीशन की तरफ से कार्ड जारी किया गया कि मैं जाकर कवर कर सकता हूं, लेकिन मुझे पुलिस वालों ने कहा कि आप कवर नहीं कर सकते, आप जिधर मर्जी के जाएं,
हम नहीं आपको कवर करने की इजाजत देते। तो उन्होंने कहा जी कि अगर कोई है चीज आप साफ शफाफ करा रहे हैं तो फिर दिखाने दें मीडिया को, अगर कोई चोरी है तब भी आप छुपा रहे हैं, तभी हमें बात करके मारे। तो ये सारी चीजें ऑन ग्राउंड है। फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद थे हरिपुर के अंदर, जिसके मुताबिक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दिए, हमारी वाज़ेह लीड सी 30,000 से प्लस थी। जो इन्होंने फॉर्म 45 इनके जो आरओज डीआरओज इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैनात किए गए, वो चीफ इलेक्शन कमीशन जो अपनी मुद्दत जनवरी के अंदर पूरी कर गए, अभी भी बरजुमान है क्योंकि वो इन्हें पूरी इनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, इनके साथ अंपायर बन के मिले हुए हैं, उनकी तरफ से जो तैनात किए गए, उनके फॉर्म 45 लेकर उन्होंने वहां पर छाप दिया। सारी दुनिया को नहीं नजर आ रहा। 70% पोलिंग स्टेशन के ऊपर जब रिजल्ट आपका 50,000 है तो बाकी 30% के ऊपर आप 1 लाख का जंप मार के आपने 1.5 लाख वोट ले लिया। हैरानगी की बात है। ये आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट कोई बंदा नहीं कर सकता। इजाजत दे सर, मैं सवाल जो आपसे पहले भी पूछा था उसका जवाब मैं सेगमेंट में नहीं ले सकी सर, कि गवर्नर पंजाब के हवाले से जो आपका दावा है कि मरियम साहिबा उनका इस्तीफा मांग सकती हैं, तो ये तो जो रिफ्ट अभी हमें नजर आ रही है, छोटी छोटी चपकलिश नजर आ रही है, तो फिर बहुत खलीज बढ़ जाएगा इन दोनों पार्टीज के दरमियान। इस खबर का क्या बैकग्राउंड है सर? नहीं तो जहर है, अभी जब मैं बात सुन रहा हूँ साहब पैनलिस्ट की बात है, तो मैं सबके अपने अंदाजे होते हैं, अपने तरजीह होते हैं। अब ये जो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, अभी आइंदा जो फ्यूचर के बारे में जो हमें नजर आ रहा है, सारी अहम बात ये नजर आ रही है कि आपके 28वीं अमेंडमेंट के बाद पूरे वफाक का सिस्टम भी तब्दील किया जाएगा। वफाकी तौर पर भी ढांचा, उसमें भी तब्दीलियां आ रही हैं। और उसमें एक बड़ी अहम बात ये पेश आ रही है कि आपका आइंदा सिस्टम के तहत हमें जब इत्तलात मिल रही है, मौसूल हो रही है, उसमें ये आ रहा है कि मुमकिन है कि वफाक की सतह पर पीपल पार्टी अलहदा हो जाए, और गवर्नर पंजाब की अलहदगी के बारे में भी सोचा जा रहा है, क्योंकि अब वो नजरिया जरूरत खत्म हो गया और नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने 6 नशीस्तें हासिल करके अपनी कौमी असम्बली में सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर ली है। अब अपने छोटे छोटे इत्तेहादियों के तावन से 170 सीटें उनकी हो गई है कौमी असम्बली में। अब वो पीपल्स पार्टी के दायरे असर से बाहर निकल गए हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब को जहर है, अब उन्हें जरूरत नहीं रही। अब हुकूमत करने के लिए 170 अराकीन असम्बली होती है, उनके पास 170 मौजूद है, अदरवाइज तो 169 चाहिए। जिस तरह इमरान खान है 3.5-4 साल तक 170 कौमी असम्बली के अराकीन की मदद से 4 साल हुकूमत कर ली, तो कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। अब 28वीं अमेंडमेंट में तो 2/3 की अक्सरियत के लिए जरूरत पेश आएगी मेजॉरिटी की, लेकिन वो मेजॉरिटी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर कौमी इत्तेहाद इस गवर्नमेंट से निकलती है, अगर निकल जाती है पीपल पार्टी, तो नवाज शरीफ की पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो अपनी आजादाना तौर पर अपनी हुकूमतें कर सकेंगे। तो ये नजर आ रहा है, हमें ये भी नजर आ रहा है कि आइंदा मुस्तकबिल में बिलावल जरदारी जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे, वो भी नजर आ रहा है। सारा मामला हो रहा है, और गवर्नर जो है केपी को शायद वो छोड़ दें, लेकिन पंजाब का जो गवर्नर जो है वो लाजमी तब्दील किया जाएगा, क्योंकि मरियम नवाज उससे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके सामने नजर आ रही है। ये 28वीं अमेंडमेंट के रिजल्ट सामने आ जाएंगे, और कल 27 तारीख को बाकायदा नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। फील्ड मार्शल साहब आइन के आर्टिकल 243 के तहत अपनी कमांड भी संभालेंगे और चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्स भी बन जाएंगे। तो सारे मामला जो है ये कल नोटिफिकेशन होने का इम्कान है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारी डेवलपमेंट हो रही है। इसके आइंदा स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या मिलेगा, आज आप महसूस करें। आज आप टीवी के मंजर देखें, नवाज शरीफ साहब बड़े अचानक एक्टिव हो गए हैं। जी जी, यानी आप इसकी एक्टिविटी के हमें पता है एक्टिविटी के पीछे क्या बैकग्राउंड है, वो कभी नेक्स्ट प्रोग्राम में बता भी देंगे, चंद रोज में बता देंगे। वो एक्टिविटी तो हासिल हो गई है, और 6 मेंबरों को खिताब कर रहे हैं, यानी 6 वो 7 कौमी सूबाई असेंबली के, उनको खिताब करके अपना एक आइंदा हिकमत अमली बता रहे हैं। हमें ये वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, हमें बहुत अरसे के बाद जो है वो मियां साहब जो है वो, हाँ, ये सारी चीजें नजर आ रही है अभी। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शुमाइरा जरदारी का असर खत्म हो जा रहा है। जी इजाजत दीजिएगा। शुमाइरा राना साहिबा, ये जो बात अभी कवर साहब कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की के कांदा मजीद रिक्वायर्ड नहीं है, तो बस जॉब डन, डिस्कार्ड कर सकते हैं पीपल्स पार्टी को आप? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह से हो। और अगर हमें सादा अक्सरियत मिल भी गई है, तो फिर भी हमें अपने इत्तेहादियों की ज़रूरत तो है। और पीपल्स पार्टी जो है, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, वो किसी मखसूस तरमीम या किसी वजारत या किसी मशीरी के लिए नहीं, वो पाकिस्तान में जो जमहूरियत के सिस्टम को प्रमोट करने के लिए थी। और उनका जो साथ है वो हमें सिर्फ तरमीम पास कराने के लिए या किसी और के लिए नहीं,
पाकिस्तान में जो जुमहूरी अमल है उसके लिए, हाँ ठीक है, लेकिन हुकूमत के क़याम के लिए भी चाहिए था ना, मतलब हार्ड फैक्ट्स की भी बात करें ना, हुकूमत के क़याम के लिए भी चाहिए था, नंबर्स पूरे नहीं थे। नहीं देखिए, हुकूमत के क़याम के लिए भी चाहिए था, लेकिन हम अपने इत्तेहादियों को किसी सूरत भी नाराज नहीं करेंगे और उनको नाराज होते जा रहे हैं। अभी तो इन्होंने तो एक पूरी लिस्ट दी, आपने कहा ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ। डीजी खान में पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स उन्होंने बड़े सख्त इल्जामात लगाए। ये जमहूरियत का हुस्न है कि जहाँ पे इख्तलाफ राय हो आप वहाँ पे बात कर सकें। इस तरह नहीं है कि हम तहरीक इंसाफ वालों को भी ये कहते हैं कि आप भी ये वतीरा करें कि नाराजगी का इजहार करें, आपको कोई मनाए, आप किसी के साथ बात करें, 2 बातें आप माने, 3 आपकी बातें मानी जाए, यही एक निगोसिएशन का अमल होता है। और जो पीपल्स पार्टी है उनके साथ हम बैठेंगे, उनके साथ हम इस मामले पे बात भी करेंगे, लेकिन हम किसी सूरत भी अपने इत्तेहादियों को कि जी अब हमें सादा अक्सरियत हासिल हो गई तो बाय बाय टाटा नहीं, लेकिन फिर भी सवाल तो सर उठाता है ना कि आपके जो बदतरीन मुखालिफ हैं, जो इल्जाम आप पे लगा रहे हैं कि आप धांधली करते हैं, फॉर्म 45 चेंज करते हैं, गलत तरीके से आते हैं, आपका इत्तेहादी भी वही इल्जाम लगाए। जो डेरा गाजी खान में जो इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जी, उनकी जो हार की वजह है कि जो भी मामला आते हैं उनको भी पता है और हमें भी पता है। अब मामला ये है कि अब वो अपनी हार को अब वो इसके ऊपर डाल दें, और जाहिर सी बात है वो उनके उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी के, तो वो तो उनके साथ खड़ी होंगी। और जब भी ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा है कि जो वो हार जाते हैं तो अपनी शिकस्त को है वो तस्लीम कर लेते हैं, वो डिटाई की तरह यहाँ पे नहीं कहते कि यहाँ धांधली हुई है। ख्वाजा साद रफीक साहब की मिसाल जो है वो आपके सामने है, वो अभी उनके मुकम्मल नताइज भी नहीं आए थे तो उन्होंने कहा ठीक है अगर मुझे अवाम ने वोट नहीं दिया तो मैं अपनी जो है वो तस्लीम करता हूं। उन्होंने ट्वीट किया फौरी तौर पे। बड़े यूनिक कुछ लोगों में शामिल हैं वैसे ख्वाजा साहब, बड़े कोई कॉमन नहीं है ये चीज हमारे मुल्क में। बड़े जीरक और मुदब्बिर सियासतदान हैं, वो बहुत बड़े इंसान भी हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग, बड़े कद वाले आदमी हैं, ये उन्होंने माना अपनी शिकस्त को तस्लीम करना मानना चाहिए। ये पॉलिटिकल कारकुन की, जमहूरी लोगों की ये मिसाल, उम्दा मिसाल उन्होंने कायम की। और जो लोग उम्दा मिसालें कायम करते हैं वो हुकूमत में नजर नहीं आते आप लोगों के साथ। राना सनाउल्लाह साहब ने मानी अपनी हार, खुर्रम दस्तगीर साहब ने अपनी, नहीं लेकिन साद रफीक साहब की अगर आप बात करिए वो कहाँ है हुकूमती सफ़ों में, कहीं के मुशीरान में क्यों नजर नहीं आते जो इतने आला ज़र्फ के लोग हैं, हुकूमत चलाने में होने चाहिए। देखिए वो पार्टी के अहम ओहदे पर हैं और अहम जो है वो हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के रुकन है, और वो अगर मुशावरत और उसके अंदर वो हमेशा नहीं, नहीं वो साद रफीक नहीं है, साद रफीक जो आपकी हुकूमतों में हुआ करते थे ना, तो ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो एक अपने अहद के एक बड़े आदमी हैं, इसलिए तो कह रही हूं वो क्यों हुकूमत नहीं चला रहे और वो आप लोगों के साथ मिलकर वो हुकूमत के तमाम मामलात में हैं वो शामिल। अभी आपने देखा जब ये सैलाब मुतासरीन के लिए वो हुकूमत के साथ शाना बेशाना थे। चले मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं, क्योंकि अभी जो आपने बात की आपकी जमात के जो अपने कायद हैं वो बहुत अरसे के बाद जो है उन्होंने गुफ्तगू की और कुछ ऐसी बातें की हैं, उस गुफ्तगू के अंदर भी कुछ इल्जामात भी लगाए हैं इमरान खान साहब के ऊपर। इस पर बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले पंजोता साहब जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, बड़े अरसे के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ नजर आए बल्कि सुने भी गए, बोले भी, उन्होंने तकरीर की है। वो ये कहते हैं कि मुल्क की जो मौजूदा माशी हालात हैं जो ठीक नहीं थे, अब तो ये लोग क्लेम करते हैं कि ठीक होने करने की तरफ लेके जा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि उनका जिम्मेदार इमरान खान है और इमरान खान सबको लाने वाले भी हैं। वैसे जो जुमला था उसका अगला हिस्सा भी पूरा बता दूं आपके सामने। मेरा ख्याल में उन्होंने अपने बारे में बात की है, वो लाने वाले थे इमरान खान साहब जिन्होंने क्योंकि जिम्मेदार वो है नवाज शरीफ साहब और उनको लाने वाले हैं जिन्होंने मुल्क को इस नैज के ऊपर पहुंचाया। वो तो इमरान खान साहब का नाम लिया उन्होंने, कहा जी वो जिम्मेदार हैं, वो तो लिखी लिखाई उनको सामने रख दी गई ना। शुक्र है, पहली बात तो ये है कि वो आए बोले, नहीं वो आते बात की खुद भी बोलते तो कौन सा खान साहब के हक में बोलते, ठीक है शुक्र है वो बोले, वो निकले कौमे से, जंग के अंदर नहीं बोले, बाकी मामलात के अंदर नहीं बोले, शुक्र है कहीं पर उनको जो है वो आ गई ख्याल के वो बोल पड़े। बात ये है कि इमरान खान अगर पाकिस्तान की आवाम को कबूल ना होते ना, वो गलत होते तो 80% आवाम जो है वो 8 फरवरी को वोट ना देती। वो कहते ये इंतशारी हैं, ये लोगों की ज़हनसाजी करते हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ, ये 80% अवाम पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं है ना। आप किसी एक शख्स को तो कह सकते हैं कि उसने दहशतगर्दी की है, उसने कोई डकैती की है, चोरी की है, वो 2 नंबर है, वो ठीक नहीं है। क्या सारे लोगों को ही आपने कहना है और आप ठीक हैं, आप दूध के धुले? अच्छा 8 फरवरी को तो अवाम साथ थे, क्या अब भी अवाम साथ हैं? क्योंकि आप लोगों के रवैये से लगता है कि आप लोग कुछ घबरा गए। आज का दिन तो एहतजाज बनता था आप लोगों का, लेकिन शायद कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है कि लोग नहीं निकलेंगे। देखें रात भी सिर्फ अडयाला जेल के बाहर
खान साहब की बहनें थीं और हज़ारों की तादाद के अंदर लोग वहाँ पर मौजूद थे, मुख्तलिफ टिकट होल्डर्स पहुँचे, MNAs पहुँचे, कल चाय शाय भी पिलाई गई है, सुना है वहाँ पे आप लोगों को। देखें चाय शायद तो इस तनाज़र के अंदर पिलाई गई ना कि अलीमा खान के ऊपर या उनकी बहनों के साथ जो सलूक किया गया, दुपट्टे छीने गए, तो वो सहरियों के अंदर कि अच्छा जस्ते दे दूँ, चाय पिला दूँ, वो मामला जो है वो उसको रद्द कर दिया जाए या वो ख़त्म कर दिया जाए, तो उस तनाज़र में पिलाई गई, वो तो नज़र आ रहा था। बाकी रही बात देखें कबूलियत की बात, अगर आप बात करें खान साहब की पॉपुलैरिटी की, तो वो पॉपुलैरिटी बड़ी है। इस इलेक्शन के अंदर आप देख लें कि वोटर निकले ही नहीं है, 5% लोग जो हैं वो उन्होंने वोट डाला, वो भी सबसे ज्यादा निकला है, वो भी आप हार गए। देखें 39% वहाँ पर हमारे निकले हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ हिस्सा ले रही थी। अगर वहाँ बाइकआउट किया लेकिन हार तो गए ना, तो वहाँ भी यही सूरत है। देखिए हारे कैसे हैं, हारे हैं आप अंपायर को साथ मिलाकर, और आपने ROs और DROs के जरिए रिजल्ट मैनेज किए, PAM 45 जेली बनाकर सूबा आपके पास है, पूरा सूबा आपके पास है, उसमें एक हल्के का इलेक्शन के ऊपर भी आप लोगों का ये इल्जाम है, तो या तो ये कहते हैं कि सूबे पे ग्रिप नहीं है आप लोगों की। देखें सूबे के ऊपर ग्रिप है, लेकिन हमने नहीं कहा कि हम इंतखाबात के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे। हमने कहा कि हमारी तरफ से हुकूमत बेशक है, लेकिन हम ऐसा अंदाज नहीं होंगे जैसे पंजाब के अंदर हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी गई। KP में आपने पंजाब में किसी ने, पंजाब के अंदर हमारे वहाँ पर कारकुनान थे, उनको उठाया गया। साफी अभी आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, आपके कारकुनान को किसी ने क्यों उठाना था? 129 की बात, जी 129 के अंदर, और नहीं मीठा नहीं, उसके वालिद फौत हुए थे, इस वजह से बाइकआउट था। उमर अयूब साहब का बिल्कुल फैसला है। कुछ और लोग आपकी पार्टी में से जो खान साहब से ज्यादा तगड़े हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं तगड़े नहीं है, उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हुई ना। नहीं, उमर अयूब साहब के ऊपर भी दोबारा उसके अंदर ज़ाहिरी बात उन्होंने पैगाम भेजा, कुछ बातें भेजी, तो उस पर खान साहब ने उनको जो मैसेज भेजा उसके मुताबिक फिर वो आगे बढ़े। बाकी ओवरऑल हमारा बाइकआउट था। और इनकी पैगाम आ जाते हैं, जहाँ नहीं पैगाम आने होते हैं। अभी आप कहते हैं 4 नवंबर से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनको खान साहब ने पैगाम भी भेज दिया। तो 22 तारीख से पहले का है, वो 22 तारीख से पहले का है। अच्छा, तो बात यह है कि हमने बाइकआउट किया, कोई लोग नहीं निकले, ऐलानात करवाने पड़े, सारी आपके सामने सूरत हाल है। वहाँ लोगों को उठाया गया, कैंप्स उखाड़े गए, निशान तक। अब उमर अयूब के हल्के की बात करें, वहाँ उनके पास केतली था और एक और बंदे को चैनक दे दिया था ताकि वोटर जो है वो खराब हो, कंफ्यूज हो के उस पे मोहर लगाई जाए। CM KP ने इंटरवीन नहीं किया, उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर फिर इलेक्शन करवाए। उन्होंने जाकर इलेक्शन अमले को यरगमाल नहीं बनाया, उन्होंने जाकर उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जो कि नहीं करवाया गया। जो इलेक्शन कमीशन का काम था फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, जो कि नहीं करवाया गया। DROs और ROs के जरिए फार्म जेली जो है वो आवेजा किए गए, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने हमारे जो है वो जारी किए, उसके मुताबिक यानी जितने जो मुझे थोड़ी सी इजाजत दे। वो तमाम एक तो मियां साहब ने जो कुछ कहा है वो भी इन्होंने, मैं भी बोलना है तैयार है। नहीं, अब मुझे सबसे पहले ये बता दें, क्योंकि जिक्र हो गया है, ब्रीफ इस पे कमेंट कीजिएगा। इमरान खान साहब की जो अडयाला जेल की मुलाकातें हैं, ये मामला कैसे रिजॉल्व होगा, कब रिजॉल्व होगा, इनको भी इस बात के ऊपर वो देना, एक्सपोज कर दें इनको, इनका टॉकिंग पॉइंट ले लें कि हमारे लीडर से मुलाकात नहीं हुई। मैं हर दफा हर प्रोग्राम में आप सबसे ये बात करती हूँ, 4 नवंबर से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई है खान साहब से। पैगाम आ गए, मुलाकात नहीं हुई। पैगाम तो 4 नवंबर से पहले भी आ सकता था ना। 4 नवंबर से पहले 4 नवंबर से पहले कोई ना कोई तो जा ही रहा था। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो पंजाब की तरक्की खुशहाली के लिए काम कर रही हैं। कौन सी तरक्की? जो आपको नजर आ रही है, जिसपे हमने वोट लिया, जिसपे लोगों ने, अवाम ने हमारे पे एतमाद किया, हमारे अवाम ने वोट दिया। हमारे अब बोले बोले अच्छी बात है, इंटरप्ट किया एक दफा, चलो आपने 3 दफा पिछले सेगमेंट में भी बोले, मुझे खुशी है। ये देखिए ये जमहूरी अमल है, उसमें उनको बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। नहीं, लेकिन मेरा सवाल फिर भी ये कि अडयाला जेल का एक्सेस जो है वो ना मरियम साहिबा के पास है जो सूबा चलाती है, ना प्राइम मिनिस्टर के पास है जो मुल्क चलाते हैं। इनकी मुलाकात होगी और होनी भी चाहिए। 22 दिन से क्यों आइसोलेशन? मैंने आपको पहले भी कहा, देखिए मेरी बात सुने, इनकी मुलाकात होगी जब ये लोगों को कहते हैं आपको दिन का सूरज जो है वो देखना नहीं देंगे, आप वफाक के ऊपर दावा बोल देते हैं, आप अवाम को कहते हैं इश्तिहार अंगेजी करते हैं, और जब आपके लोग कहते हैं कि चमड़ियां उतार देंगे, चमड़ी उतार लेंगे, कपड़े उतार लेंगे, वर्दियां उतार दूंगा। देखें ये उनका अपना बयान है, अपना आपका बयान, मैं कहूं कि ये उसका अपना बयान है। फॉर्मर डिप्टी स्पीकर है और आपकी जमात के, उन्होंने ये बयान आपके रिबटल में दिया है। अच्छा। उन्होंने पहले बयान नहीं दिया, उन्होंने रिबटल किया होगा। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान की बात कही है कि अगर यहाँ पे कोई चीज ऊपर नीचे हुई तो मैं वर्दियां और चमड़ियां उतरवा दूंगा। जब आप लोगों को दिन सरकारी अमले को धमकियां देते हैं, जब आप जो है सरकार ये भी कमाल है, रिबटल देना सुहेला अफरीदी को धमकी दे रहे पुलिस वालों को।
कार सरकार में जब आप मुदाखलत करते हैं तो फिर आपको को बात करने नहीं तो पुलिस वालों की चमड़ियां उतार देंगे। पुलिस वालों को क्यों कह रहे हैं वर्दियां चमड़ियां उतार देंगे? तो आफरीदी साहब को दें। नहीं तो इलेक्शन कमीशन के जो अरकान थे, जो अमला था, उन्होंने इनका क्या कसूर किया था? उनको किस वजह से कहा कि अगर आपने ये मेरे इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को डाका मारा तो डाके को कहा कि इस दफा डाका ना मारा जाए। अगर आपने ये काम ना किया तो आपको मैं दिन की रोशनी फिर इलेक्शन ना हो, रात को आपको फिर भी डाका मारा गया, फिर कुछ किया, फिर अफरीदी ने कुछ किया, ओहदे पे नहीं रहने दूंगा, मौत की नींद सुलाया, यही कहा कि फ्री इलेक्शन कराएं, नहीं रहने दूंगा। अच्छा, दो चीजें क्विकली। एक तो मैं मियां साहब की स्टेटमेंट पे आपसे बात करूंगी, लेकिन मियां साहब ने कहा कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल के जिम्मेदार खान साहब हैं। एहसन इकबाल कहते हैं कि हाईएस्ट बेरोजगारी है इस वक्त 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, उसका जिम्मेदार IMF है। आप लोगों की कोई गलती नहीं है किसी भी चीज में, कहीं IMF जिम्मेदार है, कहीं खान साहब जिम्मेदार है, कहीं पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, आप सब अच्छा करते हैं। यशवीन, बात यह है कि हमें टिक के इक्तदार में मौका ही नहीं दिया गया। जिस वक्त भी नवाज शरीफ इतना टिकना है PDM 1 से अभी तक 4 मेरी बात सुनिए, जब भी देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इक्तदार आया ना, तो उनको फिर इक्तदार से साइड कर दिया जाता है, साइड पे कर दिया जाता है। जब मुल्क तरक्की कर रहा होता है, आपकी मोटरवेज बन रही होती है, शायरा बन रही होती है, आपका अंधेरे से उजाले का सफर जो है वो तय हो रहा होता है, आपकी बदतरीन जो आपकी दहशतगर्दी थी, लोड शेडिंग थी, उस पे काबू पाया गया, आप पे उस पे काबू पाया गया, तो अक्सर तो काबू पाया गया, उनको आप सिस्टम से अलग कर देते हैं नवाज शरीफ साहब को, तो फिर मुल्क इसी तरह ही चलेगा ना। आप किसी को पूरा टेन्योर करने दें तो आप उनकी पॉलिसीज के ऊपर बात करें। हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान में, मैं ये समझती हूँ कि दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, आज भी बेरोजगारी है, महंगाई भी है, लेकिन आपके जिम्मेदार आप, जिन्होंने अलग किया उनके साथ बैठे हैं आप। इन्होंने देखिए, इन्होंने अपने जो 3 साल इनका जो दौर था और जो बड़ा तवील 10 साल 12 साल हो गए इनको KPK की हुकूमत करते हुए, इनकी जो पॉलिसीज हैं उनको आप नहीं देख रहे। वक्त खत्म हो गया मेरे पास, वरना मैं इस पे जरूर बात करती, लेकिन जो बात अभी पंजोता साहब आप कर रहे थे ना सर, कि कल भी हुआ, परसों भी हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर तो सर आप लोग भी नहीं बैठ रहे ना, बड़ा हसास मामला, आप लोग को बैठना पड़ेगा। बाहर लोग इस बात का एहसास नहीं है। डॉलर था एक एक पॉइंट का जवाब नहीं ले सकते, मैं एक पॉइंट का जवाब नहीं ले सकती। मैं अगर गुर्बत में 1 करोड़ लोग इजाफा हुआ, नहीं मेरे पास फिगर है ना, मैं तो गैस की कीमत में 1200 इजाफा हुआ, लेकिन नवाज शरीफ बोलता है मैं फिगर दे रहा हूं, पेट्रोल में 152 से 272 रुपए इजाफा हुआ, बिजली में बिजली कीमत में 150 से 200% इजाफा हुआ है। मैं लॉ एंड ऑर्डर पूछ रही थी, लेकिन वक्त खत्म हो गया, ये लिस्ट में किसी और बातों के ऊपर कंट्रोल करना हमारा काम है। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब, वक्त खत्म हो गया। मैं कवर दिलशाद साहब की भी शुक्रगुजार हूं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जो आपने लूट मार